हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद हादिफ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स यानी सूचकों के बारे में। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि सूचकों की मदद से हम अम्लों और क्षारकों का पता लगाते हैं। वहां हमने प्रयोग करके ये भी देखा था कि सूचक अपने रंग में बदलाव करके हमें अम्लों और क्षारकों का पता बताते हैं। तो अब हम इस वीडियो में इनके बारे में और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए। दोस्तों, हम हल्दी पे चर्चा कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि हल्दी सूचक की तरह काम करती है। हम प्रयोग द्वारा ये देख चुके हैं कि हल्दी जब क्षारक के संपर्क में आती है तो उसका रंग पीले से बदल करके लाल हो जाता है और अम्लों का इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगर मैं हल्दी के स्रोत की बात करूं, यानी मैं ये देखूं कि हल्दी हमें कैसे मिलती है, तो हल्दी हमें सीधा पौधों से मिलती है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हल्दी हमें सीधा प्रकृति से मिलती है। और भी बहुत सारे ऐसे सूचक हैं जो हमें सीधा प्रकृति से मिलते हैं। तो इन सभी सूचकों को हम जो हमें प्रकृति से मिले प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ सूचकों की जो प्राकृतिक सूचक हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, गुड़हल और पेटूनिया की पंखुड़ियां वगैरह प्राकृतिक सूचकों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके ऐसे इंडिकेटर्स की जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स की। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स यानी सूचकों को हम संश्लेषित या सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। अब बात करें अगर संश्लेषित सूचकों की, तो हमारे पास फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज जैसे सूचक संश्लेषित सूचकों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर हम बात फेनोल्फथालीन की करें तो इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्षारकों का पता लगाने में किया जाता है। फेनोल्फथालीन का अपना कोई रंग तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये क्षारक के संपर्क में आता है ये गाढ़े गुलाबी रंग में बदल जाता है और अगर हम इसको अम्ल में मिलाते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए इस बात को हम एक छोटा सा प्रयोग करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग में हमने ये देखा कि फेनोल्फथालीन क्षारक के संपर्क में आते ही गुलाबी रंग का हो जाता है और इस तरीके से हम फेनोल्फथालीन से क्षारकों की उपस्थिति का बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें मेथिल ऑरेंज की, तो मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो नारंगी होता है और जब मेथिल ऑरेंज क्षारकों के संपर्क में आता है तो उसका रंग नारंगी से बदल करके पीला हो जाता है और अम्लों के संपर्क में आते ही ये लाल रंग में बदल जाता है। तो चलिए इसका भी एक प्रयोग करके हम रिजल्ट देखते हैं।
दोस्तों ये दो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम ये देख चुके हैं कि ये जो हमारे संश्लेषित सूचक फेनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज ये कैसे काम करते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम कैसे अम्लों और क्षारकों का पता लगा सकते हैं। दोस्तों अब तक की चर्चा में हमने प्राकृतिक सूचकों पर बात किया, सबसे पहले उसके कुछ उदाहरण देखे, फिर हमने संश्लेषित सूचकों पर बात किया और फिर उसके भी कुछ उदाहरण देखे। तो दोस्तों एक बात पर आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि अब तक जितने भी सूचकों के बारे में हमने बात की वो सब के सब अपने रंग में बदलाव करके अम्लों और क्षारकों को हमें बताते हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसे सूचकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी महक में बदलाव करके हमें अम्लों और क्षारकों के बारे में बताते हैं। तो ऐसे सूचक जो अपनी महक में बदलाव करके हमें अम्लों और क्षारकों को बताते हैं, ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। अगर इनका मैं कुछ उदाहरण लूं तो बारीक कटी हुई प्याज, तनु, वनीला एसेंस, लौंग का तेल वगैरह गंधीय सूचकों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके कैसे हम अम्लों और क्षारकों का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे हम प्याज का इस्तेमाल अम्लों और क्षारकों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ये हमने इसमें कुछ बारीक कटी हुई प्याज ले रखा है, इसमें हमने कुछ कपड़े की स्ट्रिप डाल दिए था और उसको हमने रात में फ्रिज में रख दिया था और अभी थोड़ी देर पहले निकाला है ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए। अब हम इसमें से एक स्ट्रिप को निकालेंगे और पहले अम्ल में डालेंगे और फिर क्षारक में। यहाँ हमने इस बीकर में सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है और यहाँ दूसरी तरफ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक ले रखा है। तो अब इसमें से एक स्ट्रिप को निकाल करके हम अम्ल में डालते हैं और इसके महक की जांच करते हैं। पूरी तरीके से हमने इसको अम्ल में डुबो दिया और अब निकाल करके जरा हम इसे सूंघते हैं। दोस्तों अभी भी प्याज की महक इस कपड़े से आ रही है, मतलब अम्ल में महक नहीं उड़ी। अब हम अगले स्टेप लेकर के क्षारक में इसे डाल करके इसको सूंघते हैं। दोस्तों इसमें से महक नहीं आ रही है, यानी हमें ये पता चल गया कि क्षारक प्याज की महक को उड़ा देते हैं जबकि प्याज की महक अम्लों से नहीं उड़ती। तो इस तरह से प्याज से हम अम्लों और क्षारकों का पता लगा सकते हैं। ये एक गंधीय सूचक का उदाहरण है। तो दोस्तों प्याज की तरह ही अगर हम तनु, वनीला एसेंस और लौंग के तेल के साथ ऐसा ही प्रयोग करें तो वहां भी हम ये पाते हैं कि अम्ल में इनकी महक बनी रहती है और क्षारकों में इनकी महक उड़ जाती है। तो इस तरीके से हम गंधीय सूचकों का प्रयोग अम्लों और क्षारकों का पता लगाने के लिए बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने अम्लों और क्षारकों पर चर्चा किया। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो न ही अम्ल होते हैं और न ही क्षारक। जैसे अगर मैं उदाहरण उठाऊं तो जल, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड वगैरह न ही अम्ल होते हैं और न ही क्षारक। तो इन्हें क्या कहा जाए? तो ऐसे पदार्थों को हम उदासीन पदार्थ कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो न ही अम्ल हो न ही क्षारक हो, उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों एक और बड़ी रोचक बात यह है कि उदासीन पदार्थ सूचकों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। यानी अगर हम लिटमस पेपर पर देखें तो उदासीन पदार्थ इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी उदासीन पदार्थ को जब हम लाल लिटमस पर डालते हैं तो इसका रंग लाल ही रह जाता है और नीले लिटमस पर डालते हैं तो इसका रंग नीला ही बना रह जाता है। तो इस तरीके से हम लिटमस पत्र की मदद से उदासीन पदार्थों की भी जांच कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार के सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर मेथिल ऑरेंज की बात किया जाए तो उदासीन पदार्थों को मेथिल ऑरेंज में मिलाने पर उसका रंग नारंगी का नारंगी ही बना रह जाता है। तो इस तरीके से हम सूचकों की मदद से उदासीन पदार्थों की भी जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।